गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं पिरोल और पिरोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब पिरोल के रासायनिक गुणधर्म। अब देखो, रासायनिक गुणधर्म में यही है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं पता करने के लिए हम उसके नेचर, अब नेचर ले देंगे दो हो सकते हैं, या तो एसिडिक या बेसिक। उन नेचर्स का पता कर लें तो हमें रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी देगा वो उनका अनुमान लगाना या फिर उनको परफॉर्म कर पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेसिक प्रॉपर्टी। देखो बेसिक प्रॉपर्टी का ध्यान हमें यूँ आया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और मोस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पे पिरोल की बेसिक प्रॉपर्टी जब अपन अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि ये वीक बेस है। अब वीक बेस का मतलब क्या हुआ, या फिर पहले देखो बेस क्या होता है। बेस का मतलब वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर वो कंपाउंड जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, वो क्या है, बेस। अब देखो ये वीक बेस है, इसका कारण क्या है। अब देखो यहाँ पे पिरोल है, पिरोल में देने लायक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन पे दिख रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस पिरोल की जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये यहाँ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये यहाँ आए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री रहने के बजाय यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शामिल हो गए, जो इस डीलोकेलाइजेशन के द्वारा पिरोल का एरोमेटिक सक्सेट पूरा होता है। मतलब एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल करते हैं तब पूरा हो पाता है। इसका मतलब निकला नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पिरोल के पास उपलब्ध नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो मतलब इसका बेसिक नेचर नहीं है। अब कोई विशेष बहुत ही प्रबल अम्ल आ जाए तो ये तो यहाँ पे प्रोटॉन का जुड़ाव हो सकता है, अदरवाइज हम मान के चलेंगे नाइट पिरोल है वो वीक बेसिक प्रवृत्ति का होता है। एक देखो दूसरा कंपाउंड जब इसकी तुलना करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है वो होता है पिरिडीन, वो होता है ये। ठीक है। अब पिरिडीन और इसकी संरचना में मुख्य अंतर ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस सेट में शामिल नहीं है, तो मतलब इसको आसानी से डोनेट किया जा सकता है। तो अगर बेसिसिटी में पिरोल और पिरिडीन की तुलना की जाए तो पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरोल। ठीक है। हालांकि पिरिडीन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नाइट्रोजनस कंपाउंड दो हमारे हैं तो पिरिडीन ज़्यादा बेसिक है बजाय पिरोल के। तो उसका कारण देखो ये है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन एरोमेटिक सक्सेट। अगर कहीं भी एसिडिटी बेसिसिटी या फिर रिएक्शन कहाँ पे देगा तो सीधे सीधे अपना यह है एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना, उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, वो सारे उत्तर दे देगी आपको। देखो इसका एग्जाम्पल ये है, पिरोल की अभिक्रिया जब स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाते हैं तो पिरोल का बहुलकीकरण हो जाता है। ठीक है। तो ये संकेत किसकी तरफ देता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ पिरोल अकर्स, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ये एरोमेटिक होने के कारण बाय डिफॉल्ट देगा।
शुड बी अकर इन बेसिक और वीक एसिडिक मीडियम। हमें जो सोलवेंट इस्तेमाल करेंगे, जहाँ विक्रिया करवाएंगे, उसका नेचर या तो बेसिक होना चाहिए या फिर हल्का अम्लीय होना चाहिए। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। वीक बेस मानना अपने को, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट देखो एसिडिक प्रॉपर्टी। अब एसिडिक प्रॉपर्टी अपन क्यों अध्ययन कर रहे हैं? हमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब इस हाइड्रोजन को ये H+ के रूप में त्याग सकता है। तो देखो एसिडिक भी ये वीक एसिड ही होता है। ये विक्रिया जैसे इसके सोडामाइड के साथ विक्रिया करवाई तो यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब सोडियो पिरोल प्राप्त हुआ अपने को। तो सोडियो पिरोल प्राप्त हुआ, इसका मतलब यहाँ से H+ के रूप में निकला है। तो वीक एसिडिक होने का कारण क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हुए भी एसिडिटी शो कर रहा है, उसका कारण क्या है? देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेट में शामिल हो गए, तो मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे किसकी कमी महसूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कमी को पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन की तरफ से खींचेगा। तो मतलब इस बंद के इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? नाइट्रोजन की तरफ, और ये H+ के रूप में बाहर निकल गया। मतलब नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर यहाँ पे जो H+ निकलेगा तो N- बनेगा। जो एनाइन बनता है वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। देखो इस एनाइन की H+ के निकलने से N- बना और ये इस सेट में शामिल हो गया। तो मतलब जो एनाइन बना वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो गया। यहाँ ये इसकी एसिडिक प्रवृत्ति को शो कर रहा है। तो सीधी सी बात है, वीक एसिड होता है और वीक ही बेस होता है। नेक्स्ट देखो केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से खूब सारी हैं, कई प्रकार की अभिक्रियाएं देगा जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रिएक्शन क्या है इसकी? देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के नाते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी मुख्य रिएक्शन है, मतलब लाक्षणिक अभिक्रिया, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब देखो जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहाँ जुड़े? देखो 2 और 5 स्थिति एक जैसी ही, तो 3 और 4 स्थिति एक जैसी हैं। तो मतलब 2 या 5 पे जुड़े या 3 या 4 पे जुड़े, कहाँ जुड़े? और नेगेटिव चार्ज इसमें सभी पे आ रहा है। देखो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, 2 पे आ रहा, 3 पे आ रहा और 2 पे, सॉरी 2 पे, 3 पे और यहाँ पे आएगा 4 पे, सभी जगह आ रहा है। तो सभी जगह नेगेटिव चार्ज आने से मतलब यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो प्रेफरेंशियली कहाँ जुड़े? तो दोनों स्थिति पे जोड़ के देख लेते हैं। एक बार तो यहाँ जोड़ के देख लो और एक बार यहाँ जोड़ के देख लो। देखो जब पहले 2 पे जोड़ा, 2 पे जोड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जुड़ गया। फिर ये रीजन, ये जो केटाइन बना, ठीक है, जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बना, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। ये स्थिति कब है? जब ये 2 पे जुड़ रहा है। जब स्थिति 3 पे जोड़ेंगे तब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो नाइट्रोजन पे। अब कोई जगह नहीं है तो अगली इसके रेजोनेंस, इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब जब P2 पे अटैक करवाया तो हमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, मतलब बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी था बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे जब 2 पे करवाई तो हमें 3 स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, जब 3 पे करवाई तो हमें 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन
पोजीशन 2 पे ज़्यादा स्थायी है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहाँ पे आगे जुड़ेगा, 2 पे। अगर 2 पहले से ऑक्यूपाई है तो किस पे जुड़ेगा, 5 पे। अगर ये दोनों ऑक्यूपाई हैं तो फिर 3 पे या 4 पे। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है। फिर एक बात और, इसकी रिएक्टिविटी की तुलना हालांकि सभी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। देखो ये है पिरोल, इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये है बेंजीन, इसके पास भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मेंबर है 5, तो प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से में ज़्यादा होगी? इसमें देखो 6 है तो सभी पे एक 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 एक। ठीक है, इसमें कितने हैं? 6, तो एक एक तो आया ही आएगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो भी फिर 5 भागों में बटेगा। तो इसका मतलब कितना और रह गया? 1.2 1.2 1.2 1.2 और 1.2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके कार्बन पे ज़्यादा है बजाय बेंजीन के। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? पिरोल की। किससे? बेंजीन से। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टिविटी। तो ये था अपना इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब एसिडिक, बेसिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन रिएक्शन के उदाहरण हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।